हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल विशाल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कहानी आपकी सोच को बदल कर रख देगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। महल की यज्ञशाला को फूलों से सजाया जा रहा था। राजा के कुलगुरु पधार रहे थे। कुलगुरु पधारे, यज्ञ संपन्न हुए। राजा ने अपनी परेशानी कुलगुरु के आगे रखी। कुलगुरु को पहले से ही मालूम था राजा के वैवाह के 16 साल बाद भी कोई संतान नहीं है। राजा ने अपनी सोच कुलगुरु के सामने रखी कि मेरे बाद राज्य का क्या होगा। कुलगुरु ने बताया, इसका केवल एक ही हल है। अगर आपके राज्य में से कोई दंपति अपनी इच्छा से अपना लड़का तुम्हें बलि के लिए दे देता है तो तुम्हारे घर संतान पैदा हो सकती है, अन्यथा नहीं। याद रखना, उस दंपति की सहमति जरूरी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। राजा ने सारी बातें अपनी वजीर को बताई। दोनों एक रात भेष बदलकर गरीबों की बस्ती की ओर चल पड़े। काफी देर घूमने के बाद उनके कानों में एक झोपड़ी में से एक दंपति की आवाज आन पड़ी। पुरुष अपनी स्त्री से कह रहा था, आज 3 दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं पड़ा। हमारा पुत्र भी भूख से बेहाल है। प्रभु, हमारी रक्षा करो। दोनों ने अपने घोड़े झोपड़ी के बाहर खड़े किए और झोपड़ी के अंदर आ गए। अपना परिचय दंपति को दिया, साथ ही किस कार्य के लिए वे घूम रहे हैं दंपति को बताया। सोने की सिक्कों की चमक के आगे पुत्र मोह जल्दी ही भंग हो गया। पुत्र ध्यान से सारी बातें सुन रहा था। चुपचाप राजा और वजीर के साथ चल पड़ा। वजीर ने उसे अपने घोड़े के पीछे बिठा लिया। राजा ने लड़के का चेहरा चांदनी रात में देखा। कोई शिकन उसके चेहरे पर नहीं थी। पूरा तनकर वह घोड़े के पीछे बैठा था। महल में पहुंचकर राजा ने लड़के से खाने के बारे में पूछा। लड़के ने उत्तर दिया, महाराज, आप अपना मनोरथ शीघ्र पूरा करें। राजा ने वजीर से परामर्श कर सुबह का समय दिया। लड़के को गौशाला के पास कच्चे कमरे में बंद कर दिया और भोजन की थाली भी उस कमरे में रख दी गई। वापस महल में आकर राजा की आंखों में नींद नहीं थी। रात के 2 बजने को हुए। राजा ने वजीर से कहा, चलकर देखे तो सही लड़के के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। कमरे की छोटी गुप्त खिड़की में से राजा और वजीर ने देखा कि कमरे की सारी रोशनियां जल रही हैं। लड़का जाग रहा है। ध्यान से देखा तो लड़के ने मिट्टी की 2 बड़ी बड़ी ढेरियां बना रखी थी। तीसरी ढेरी वह बना रहा था। राजा अचरज में पड़ गया। तीसरी ढेरी बनते ही एकाएक लड़का उठा और पहली ढेरी के आगे खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, वाह रे कुलगुरु वाह, तुम्हारे में लोग परमात्मा को ढूंढते हैं और तुम्हारे विचार इतने गंदे। भक्तों को इंसान की बलि देने को प्रेरित करते हो। इतना कहते ही लात मारकर
उस ढेरी को उड़ा दिया और बैठकर रोने लगा। फिर एकाएक उठा और दूसरी ढेरी के आगे खड़ा हो गया। वाह मेरे माता पिता, क्या यही पुत्र प्रेम था जो पैसों के मोह में पुत्र की बलि देने को राजी हो गए? राजा तो आपकी सहमति के बिना मेरी बलि दे ही नहीं सकता था। वाह मेरी माँ, वाह मेरे बापू। इतना कहते ही नफरत से दूसरी ढेरी पर भी लात मार दी। बच्चे की आंखों में आंसू सूख चुके थे। बड़े आश्चर्य से अब वह तीसरी ढेरी के आगे खड़ा था। राजा और वजीर ने सोचा, ये तीसरी ढेरी किस लिए? तभी उसके कानों में अचरज भरी आवाज पड़ी। वाह राजा वाह, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि मेरी बलि के बाद भी तुम्हारे घर संतान होगी? नहीं भी हो सकती। और तीसरी ढेरी पर भी लात मार दी। राजा का हलक सूख गया। चुपचाप सिर झुकाए महल में आ गया। सुबह हुई, दरबार लगा। लड़के को बुलाया गया। पूरा दरबार मंत्रियों और जागीरदारों से भरा हुआ था। लड़का दोनों हाथ कमर पर रखे बेखौफ खड़ा था। डर का एक लक्षण भी उसके चेहरे पर नहीं था। राजा ने लड़के को अपने पास बुलाया और अपने सिंहासन पर अपने साथ बिठा लिया। राजा ने म्यान से तलवार बाहर निकाली और पूरी रौबदार आवाज में मंत्रियों को संबोधित किया कि आज से ये लड़का इस राज्य का युवराज है। इससे होनहार व योग्य युवराज इस राज्य को मिल ही नहीं सकता। ना ही मेरे घर ऐसा होनहार पुत्र पैदा हो सकता है। किसी को इसके युवराज बनने में कोई एतराज हो तो मेरे सामने आए। राजा ने नंगी तलवार लड़के के हाथ में थमा दी और उसे गले से लगा लिया। उसका मुख चूमने लगा और बोला, युवराज बनने की रस्में पूरी की जाएं। ये कहानी हमें इस बात की शिक्षा देती है कि जब अंतर्मन जाग उठता है तो सद्कार्यों में मनुष्य का ध्यान लग जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।